हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होकर अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे। प्लीज़ मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि अपने आप का ख्याल रखिए। हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो इसको प्लीज़ आप सीरियसली लेकर वास्तविक रूप में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य से ज़्यादा कीमती हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जब हम स्वस्थ हैं तभी हम सारे कार्य भी कर पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी उठा पाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं आपके फेवरेट चैनल पर 100% फ्री। अब आप सोच रहे होंगे, मैडम आप हर बार की तरह आज थोड़ा खुश नज़र नहीं आ रही, क्या हुआ? बस यूं ही, ये जो चैप्टर आज हम करने वाले हैं, हम अपनी पाठ्यपुस्तक गोधुली का काव्य खंड से पाठ 10 आज शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम देखिए, कविता का नाम देखिए, आप स्वयं समझ जाएंगे। जी हाँ, कविता का नाम है निम्मो की मौत पर। आखिर कौन थी निम्मो? क्या उसकी मौत कोई हादसा थी या सोची समझी साजिश? क्या कह रहे हैं कवि विजय कुमार जी? इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से एक घरेलू नौकरानी जो महज 30 वर्ष की थी, सिर्फ 30 वर्ष तो क्या उम्र ही क्या होती है, यंग एज है, बहुत यंग। और उसी 30 वर्ष की आयु में निम्मो इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। थोड़ा सा कहते ना मन भारी हो जाता है। और कवि विजय कुमार जी अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की उन बातों को उजागर करते हैं जो अक्सर छुपी हुई रह जाती हैं, अक्सर जिन्हें कोई उजागर नहीं करना चाहता, अक्सर जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। कवि विजय कुमार जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से एक बहुत पुरानी नौकरानी की बात की है, जो अपनी मालिक के लिए या जो अपने काम में पूरी ईमानदारी बरतती थी, सब कुछ करती थी बहुत अच्छे से, लेकिन हर एक सदस्य के लिए वो थी तो एक नौकरानी ही। किसी को भी उसकी खुशी का कोई ख्याल नहीं रहता था, कोई भी उससे आत्मीय रूप में नहीं जुड़ा था। सिर्फ काम होता जाए बस, बाकी निम्मो का क्या हो रहा है, क्या कभी उसको कोई पीड़ा हो रही है, क्या उसका भी मन कभी दुखी होगा, किसी ने कोई भी सांत्वना भरा हाथ या ढांढस भरा हाथ उसके कंधे पर कभी नहीं रखा। जब भी उसको सुनने पड़े होंगे बस ताने ही ताने सुनने पड़ेंगे, नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, नौकर हो, ये करो, ये मत करो। बेचारी डरी सहमी सी रहती थी। आखिर क्या हुआ, कैसे हुई निम्मो की मौत, यही जानेंगे हम। तो कविता को पढ़ने से पहले हम उसके सारांश को भी जानेंगे और उसके बाद हम कवि जीवन परिचय जानेंगे। कवि जीवन परिचय के बाद कविता का सारांश और उसके बाद हम पढ़ेंगे पंक्तियां। तो आइए कवि परिचय की ओर चलते हैं हम। विजय कुमार जी का जन्म 11 नवंबर सन 1948 को मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 11 नवंबर सन 1948 को मुंबई में। उनकी शिक्षा दीक्षा भी मुंबई में ही हुई। उन्होंने एमए हिंदी और पीएचडी की डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त की, अर्थात वे पीएचडी भी थे। डॉक्टर विजय कुमार लिख सकते हैं हम। उनकी पहली कविता दोपहर सन 1969 में धर्म युग में छपी और पहला कविता संग्रह अदृश्य हो जाएंगी सूखी पत्तियां सन 1981 में प्रकाशित हुआ। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उनकी पहली कविता दोपहर कब हुई प्रकाशित? 1969 में धर्मयुग समाचार पत्र या पत्रिका का नाम। और कविता संग्रह अदृश्य हो जाएंगी सूखी पत्तियां, ये कविता संग्रह है जो कि 1981 में प्रकाशित हुआ। 1986 में उनकी एक आलोचना की पुस्तक साठोत्तरी हिंदी कविता, 1986 में एक आलोचना साठोत्तरी हिंदी कविता परिवर्तित दिशाएं प्रकाशित हुई। उन्होंने चर्चित लघु पत्रिका पहल के लिए समकालीन अफ्रीकी साहित्य
और पाकिस्तानी शायर अफजाल अहमद सैयद की कविताओं के विशेष अंकों का संयोजन भी किया। तो कवि विजय कुमार जी इसी तरह से अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक अमिट छाप बना चुके हैं। उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध लिखी गई अफ्रीकी कविताओं का अनुवाद अंधेरे में पानी की आवाज नाम से दिया। उनकी अन्य काव्य कृतियां हैं अदृश्य हो जाएंगी सूखी पत्तियां, चाहे जिस शक्ल से और रात पाली। अब तक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख और कविताएं और समीक्षाएं प्रकाशित हो चुके हैं। वे 1971 से 1975 तक नव भारत टाइम्स मुंबई में उपसंपादक भी रहे। बहुत बढ़िया। सन 1971 से 1975 तक नव भारत टाइम्स, आपको पता ही है, समाचार पत्र, मुंबई में उपसंपादक, सब एडिटर भी रहे। उन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मुंबई में हिंदी विभाग के प्रभारी के रूप में भी काम किया। ठीक है, औद्योगिक विकास बैंक में भी उन्होंने हिंदी विभाग प्रभारी के रूप में कार्य किया। साथ ही साथ विजय कुमार जी की कविताओं को पढ़ते हुए इस बात का सुख होता है कि उनमें अपनी कविता के प्रति एक निर्मम तटस्थता है, निश्चय, दृढ़ निश्चय। ये कविताएं एक उत्कट, संवेदनशील और अंतर्मुखी कवि व्यक्तित्व की कविताएं हैं। विजय कुमार जी की कविताएं अपने समय की उदासी, निराशा, तकलीफ और उन्हीं के बीच अभी भी बची हुई उम्मीद की कविताएं हैं। उनकी जो भी कविताएं हैं वो किस तरह की होती हैं? उदासी, निराशा, तकलीफ और उन्हीं की तरह बची हुई उम्मीद की कविताएं हैं। उनकी कविता शहर में जन्मे, पले और शहर की शोकांत नियति से जुड़े व्यक्तित्व की कविता है, जो बाहर के सच को कुछ बनाए सूत्रों में नहीं बल्कि अपनी गहन आंतरिकता में पाता है। प्रस्तुत कविता निम्मू की मौत पर। सच में जब मैंने इस कविता का टाइटल पढ़ा था ना, बड़ा अजीब सा लगा कि निम्मू की मौत पर क्या हुआ होगा, कौन थी निम्मू? प्रस्तुत कविता निम्मू की मौत पर उनकी अद्यतन काव्य पुस्तक रात पाली। याद रखिएगा, निम्मू की मौत पर ये जो कविता है वो कहां से ली गई है? रात पाली। यह कविता निम्मू और जैसी घरेलू नौकरानी को लेकर लिखी गई है। ऐसी कई नौकरानी होती हैं, घरेलू नौकरानी मतलब जो फैमिली सर्वेंट हो जाते हैं, है ना, जो घर के सदस्य की तरह हो तो जाते हैं लेकिन घर के सदस्य की तरह उनको कभी सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता, कहने को वो नौकर ही कहलाते हैं। यह कविता निम्मू और जैसी घरेलू नौकरानी को लेकर लिखी गई है, जिसका महानगरीय समाज में अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता, उनका कोई वजूद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दूसरों की चाकरी में ही अपना संपूर्ण जीवन बिता देते हैं। ऐसे लोगों की अचानक मृत्यु पर किसी तरह का प्रश्न ही नहीं उठता। अचानक मृत्यु हो जाए या कुछ भी हो जाए, कोई उनके लिए परवाह करने वाला नहीं है। मुंबई जैसे महानगर में भी कवि की दृष्टि समाज के अभावग्रस्त वंचित जन के प्रति एकाग्र दिखलाई पड़ती है। इससे कवि की मानवीय संवेदना का पता चलता है कि किस तरह से उनके अंदर इमोशंस हैं। निम्मू की मौत पर शीर्षक कविता समकालीन हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर विजय कुमार द्वारा रचित है। विजय कुमार उत्कट, संवेदनशील और अंतर्मुखी प्रतिभा के धनी कवि हैं। अंतर्मुखी मीन समझते हो ना, इंट्रोवर्ट। इनकी कविताएं अपने समय की उदासी से जुड़ी हुई कविताएं, पठित कविता गहरी मानवीय करुणा की उपजी कविता है। कवि ने महानगरों में काम करने वाली नौकरानी की दुख भरी मौत का चित्रण इस कविता में किया है। कवि नौकरानी की तुलना भीगी हुई, फुदकती हुई चिड़िया से करते हैं। नौकरानी गरीबी के कारण अंधेरे कोने में चोरों की तरह छिपकर एक सूखी रोटी 3 दिन पहले बने साग से खाती थी। छुप कर, वो भी भूख लगेगी, पेट की आग को बुझाने के लिए उसको छुपकर रोटी खानी पड़ रही है, वो भी 3 दिन पहले साग से, नहीं तो अभी का साग किसी ने देख लिया और डांट दिया तो। कई वर्षों से उसने अपनी मां को चिट्ठी नहीं लिखी थी, टेलीफोन के पास जाने की उसे मनाही थी। कवि को उसकी प्रताड़ना, गाली, पिटाई, फटे फर्श पर रात में सोना सब कुछ याद है। वह कहते हैं कि जब नींद में सोती थी तो मानो धरती कांप जाती थी। रोते समय वह हिचकियां लेती थी। उसके दुख से उसके मायके के लोग जानते थे। उसे इतना कष्ट था कि हर रोज एक घाव उसकी देह ही लगता होगा जो दिखाई नहीं देता था।
वह अपना दुख किसी से नहीं कहती थी। वह प्रार्थना भनोद में ही करती होगी। जब कभी कुछ बना रही है या जो भी काम कर रही, उस समय ही प्रार्थना कर लेती होगी, उस समय ही अपने आप को समझाती लेती होगी। वह मात्र 30 वर्ष में इस संसार से विदा हो गई है। उसे संसार से जाने को नहीं थी, उसे कम से कम अभी 30 वर्ष और जीवित रहना था। परंतु वह एक दिन रेत की दीवार की तरह भर भरा कर गिर गई। वह गरीबी के कारण मरी, उसके मरने में कोई रहस्य नहीं था। एक नौकरानी की मृत्यु पर कवि ने पूरी संवेदनशीलता से चित्रित किया है। यह उसकी गहरी मानवीयता का परिचय देता है कि कवि किस तरह की मानवीयता अपने मन में रखते हैं, किस तरह के संवेदनशील कवि हैं। आइए पढ़ते हैं कविता। सार आपने कविता का जान लिया है, व्याख्या आपने जान ली है। आशा करती हूँ अब पंक्तियों को पढ़ने में या पंक्तियों को समझने में आपको मुश्किल नहीं होगी। कवि ने बताया ना कि उसका जो जीवन था एक फुदकती हुई चिड़िया की भांति था, जो यहाँ है तो फुर्र से कहीं उड़ जाएगी, लग रहा है ना जैसे रियल हो, छूते ही यहाँ से भाग जाएगी, जिसका कोई अपना घर ही नहीं होता, आज यहाँ कल वहाँ। घोंसले बनाती है तो अपने बच्चों के लिए, उसका कुछ अपना अस्तित्व नहीं है। कहाँ की है वो? कहने को पूरा आसमान उसका है, लेकिन आसमान का एक कोना भी या घर का एक कोना भी उसका अपना नहीं होता। यही हाल होता है घर में नौकर का। वह भीगी हुई चिड़िया की तरह फुर्राती थी। हम जानते थे अंधेरे कोने में दुबक कर एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह चोरों की तरह खाती रही गई। कई बरस सालों साल उसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को। टेलीफोन के पास उसका भटकना भी निषिद्ध था। मालकिन के घर में उसको टेलीफोन के पास जाने भी नहीं दिया जाता था। कवि ने नौकरानी निम्मू की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहा है कि भीगी चिड़िया की तरह अंधेरे कोने में दुबक कर पंख फड़फड़ाती सूखी रोटी, वो भी 3 दिन पुराने साग से खाती थी, जीवन बिता रही थी। अशिक्षा के कारण उसने वर्षों से अपनी मां को चिट्ठी ही नहीं लिखी। साथ ही अभावग्रस्त एवं महानगरीय समाज द्वारा उपेक्षित तथा तिरस्कृत होने के कारण टेलीफोन के निकट जाने की उसको मनाही थी। सबने क्या कर रखा था, यहां पर मत आना, क्या करे बेचारी। कवि के कहने का उद्देश्य है कि महानगरों में घरेलू नौकरानी उपेक्षा का पात्र मानी जाती हैं। सॉरी। प्रस्तुत पंक्तियां कवि विजय कुमार जी द्वारा लिखित हैं और इसमें ये निम्मू की मौत पर लिखी गई हैं, मतलब कविता है। कवि का कहना है कि निम्मू जैसी घरेलू नौकरानी किस तरह नागरीय और तिरस्कृत जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर रहती हैं, ये यहाँ पर बताया है। उन्होंने महानगरीय समाज द्वारा उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, जिस कारण उन्हें किसी अंधेरी कोठरी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शौक नहीं होने, लेकिन क्या करें, 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए छत मिल रहा है ना, इतना ही काफ़ी है। बाकी कितने सारे कड़वे बोल, कितने सारे अपशब्द उनको सुनने को मिलते होंगे। इसी व्यवस्था के कारण उसने अपनी माँ को कभी चिट्ठी नहीं लिखी। सामाजिक क्रूरता के कारण किसी टेलीफोन के पास जाने पर भी रोक थी। घरेलू नौकरानी के माध्यम से कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि महानगरों में नौकरों का घोर शोषण होता है। घोर मतलब जैसे अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार करते थे ना, हाँ कोड़े नहीं बरसाए जाते, लेकिन जो शब्दों के वाण रहते हैं ना, वो भी कोड़ों से कम नहीं होते हैं। उन्हें ना तो उचित मजदूरी मिलती है और ना ही उचित सम्मान। महानगरीय समाज असंवेदनशील तथा अमानवीय प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहां पर हमें मालूम था लानतों, गाली, लात घूसों के बाद लेटी हुई ठंडे फर्श पर गए रात जब उसकी आंखें मूंदती थीं, एक कंपन पूरी धरती पर पसर जाता था। जब आंखें उसकी मूंदती थीं ठंडे फर्श पर, जहां सब के सब अपने अच्छे अच्छे बिल्कुल बिस्तर पर सो रहे हैं, वहां वो बिना बिस्तर के ठंडे फर्श पर सो रही। उसकी थमी हुई हिचकियां उसके पीहर तक चली आती थी। पीहर मतलब मायका। हर रोज एक अनुपस्थित घाव उसके शरीर के भीतर कहीं रहा होगा, और शायद कुछ अनकही प्रार्थनाएं नींद में। कवि ने महानगरों में काम करने वाली घरेलू नौकरानी की दारुण दशा का वर्णन किया है और उन्हें गृह स्वामी की डांट, गाली सुनने के साथ लात घूसों को भी सहन करना पड़ता है कभी कभी।
वह रात में जब सोती तो उसका हृदय विदीर्ण हो जाता था। फलता वह अपनी विवशता पर करा उठती और मन की व्यथा झकझोर डालती उसको। यही व्यथा उसकी आह बनकर उसके मायके तक चली जाती थी, और माँ ही समझ सकती एक संतान के दुख को। कवि कहते हैं कि हर दिन इस अमानवीय व्यवहार से उसने अपने आप को घृणा उत्पन्न कर ली और सुप्त अवस्था में जीवन मुक्ति के लिए प्रेरित करने लगी। कवि कहना चाहते हैं कि महानगरीय लोग निर्मम, निष्ठुर तथा अमानवीय होते हैं। वे घरेलू नौकरों के साथ निर्ममतापूर्ण व्यवहार करते हैं। कवि निम्मों की दारुण दशा का वर्णन करते हुए यह भी कहते हैं कि गृहस्वामी समझ रहे हो ना, मकान मालिक या मालिक, जहां वो नौकर बनी है, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। उसे नित्य डांट एवं गाली देने के लिए लात घूंसों से प्रहार भी करते थे। लाचार एवं विवश निम्मो जब विकल हो उठती थी तो उसकी विकलता से धरती माँ भी कांप उठती थी। वह अपने भाग्य पर रोने लगती थी। यह रुदन उसके मायके तक चली जाती, अर्थात अपने मायके की निर्धनता पर तरस आ जाती कि निर्धनता के कारण ही उसे इस नारकीय त्रासदीपूर्ण जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर निर्धनता या आर्थिक तंगी किस तरह से व्यक्ति को कठोर बना देती है। उसे इस तरह से सहना पड़ता है सारी बातों को, सारे दुखों को, कि हम तो कविता पढ़कर ही रूह सा कांप जाता है। कवि ने लिखा है कि वो रेत की दीवार की तरह थी जो खतरनाक तरीके से ढह जाती है। यह शरीर जो 30 बरस से इस दुनिया में था और 30 बरस उसे और रहना था, यहाँ पर एक दिन रेत की दीवार की तरह गिरा। वह सहसा, उसके चले जाने में कोई रहस्य नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया, क्या हुआ, कैसे हुआ, अरे उसको जीना चाहिए था, उसको बड़े से बड़े अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाना चाहिए था। कुछ भी नहीं उठा, कोई सवाल नहीं उठा। कवि कहते हैं कि शरीर अर्थात निम्मो 30 वर्षों तक इसलिए जीवित रही क्योंकि उसे इतने दिनों तक जीवित रहना था, यानी उसकी आयु 30 वर्ष की ही थी। लेकिन एक दिन जब वह बालू की भीत के समान, बालू की भीत, भीत मतलब दीवार, बालू मतलब रेत, तो रेत की दीवार, ठीक है, बालू की भीत रेत की दीवार समान एक ढह गई, गिर गई, अर्थात उसकी मृत्यु अचानक हो गई। तो उसकी मृत्यु के कारण के बारे में किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की, क्योंकि किसी को किसी से क्या मतलब, उससे क्या मतलब, उसका काम था बस, उसकी कोई स्थिति नहीं, उसका कोई वजूद नहीं था। तात्पर्य है कि महानगरीय समाज में गरीबों की अचानक मृत्यु पर कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। कवि कहते हैं कि निम्मो 30 वर्षों तक अनेक प्रकार की यातनाओं को सहन करती हुई जीवित रही, क्योंकि उसे इतने वर्षों तक सारी दिक्कतों के बावजूद जीना था। तात्पर्य कि जितने वर्षों तक जीवित रहना निश्चित है, व्यक्ति की मृत्यु उससे पहले नहीं हो सकती, लोगों की ऐसी मान्यता है। निम्मो भी 30 वर्ष पूरे के बाद बालू के भीत के समान अचानक ढह गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। कवि सामाजिक विषमता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहते हैं, कितनी बड़ी विडंबना है ये कि गरीबों की अचानक मृत्यु पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जबकि अमीरों की अचानक मृत्यु पर अनेक तरह के प्रश्न खड़े हो जाते हैं, सवाल पर सवाल खड़े हो जाते हैं। उसकी जांच पड़ताल की जाती है। निम्मो जीवन पर्यंत दुख एवं त्रासदी की चक्की में बस पिसती रही, लेकिन उसकी ओर लोगों का ध्यान ही नहीं गया। अतः यह दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था तथा अमानवीय व्यवहार की निशानी है, और कवि ने यही बताया है। आशा करती हूँ आपने बहुत ध्यान से इस पाठ को सुना है और अपने अंदर की जो इमोशंस हैं उनको भी जागृत किया है। हमारे मन में दया, परोपकार की भावना ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य होकर किसी दूसरे मनुष्य को इस तरह से प्रताड़ित कैसे कर सकते हैं। मनुष्य होकर मनुष्यता की भावना रखना ही चाहिए। इसी तरह से हर एक पाठ की व्याख्या के साथ मैं उपस्थित होती रहूंगी। किसी भी प्रकार की आपको चिंता नहीं करना है, बस मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए आप, जो आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। किसी भी तरह से आपको चिंता या डर सताने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स है, मैग्नेट ब्रेन्स रहेगा, मैग्नेट ब्रेन्स था। तो आप तो बस वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको पता है ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों है 100% फ्री। इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन टू क्लास 12th और हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। इसी के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस जैसे NTSC, ओलंपियाड,
IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक, इंश्योरेंस, CAIIB, JAIIB सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस में मिलते हैं आपको एब्सोल्युटली फ्री। सब्सक्रिप्शन है बट फ्री, यस, नो पेड सब्सक्रिप्शन। और आप जाइए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, आप तरह तरह से अपने आप को अपडेटेड रखिए, किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना है, अव्वल आना है आपको। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहते हुए सही रास्ते पर चुनिए। और आप जो वीडियोस देख रहे हैं ना, आपने सही रास्ता ऑलरेडी चुन लिया है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।